बाहर के स्ट्रैंड्स हैं और स्ट्रैंड बने हुए हैं वायर से। ओके, तो ऐसा कुछ वायर रोप दिखता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिलेक्शन ऑफ वायर रोप। इसका मतलब है कि किस किस बेसिस में हमें वायर रोप सेलेक्ट करने चाहिए। सो अ वायर रोप शुड बी सेलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। पहला है वाटरी प्लेस एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट। तो अगर हमारे पास वाटरी प्लेस है या एनवायरनमेंट कोरोसिव है, मतलब कि हमारे वायर रोप में कोरोजन हो सकता है, रस्टिंग हो सकती है, और इसे अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गैल्वेनाइज्ड रोप्स का, क्योंकि गैल्वेनाइज्ड रोप्स में रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। जिंक मेटल को जब हम मेल्ट करें और उसके ऊपर हम किसी दूसरे मेटल को डिप कर कर निकाल दें, तो हम बोलेंगे ये मेटल जिंक से गैल्वेनाइज हो चुकी है। तो गैल्वेनाइजेशन इज बेसिकली मेकिंग द कोटिंग ऑफ जिंक। ओके, सो जिंक की कोटिंग बनाने गैल्वेनाइजेशन है। इससे हमारा जो मेन मेटल है, लेट्स से आयरन, उसमें रस्ट नहीं आएगा। हाई टेम्परेचर, तो रोप विथ फाइबर कोर शुड बी अवॉइडेड इन सच प्लेसेस। फाइबर कोर वाले रोप्स को अवॉइड करना चाहिए हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेंगी? फॉन्ड्रीज में मिलेंगी या स्टील मेल्टिंग शॉप पे मिलेगी। स्टेशनरी एंड रनिंग कॉइलिंग, स्टेशनरी और रनिंग कॉइलिंग रोप, तो इसमें यह बताया गया है कि जो स्टेशनरी रोप्स हैं उनके डायमीटर थिक लार्ज डायमीटर हो सकते हैं। ये स्टेशनरी रोप के डायमीटर लार्ज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर रनिंग या कॉइलिंग रोप है तो उसके डायमीटर लार्ज नहीं होने चाहिए। क्यों? इस एग्जांपल से समझते हैं। ये इमेजिन इट इज अ रोप। अब रोप को कॉइल करना है। लेट्स से ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर कॉइल करेंगे ये रोप, हमें डिफिकल्टी होगी इसे कॉइल करने में क्योंकि इसकी डायमीटर थिक है, लार्ज है। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास एक स्मॉल डायमीटर की रोप है तो इसे कॉइलिंग करने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। और यही इस पॉइंट से हमें समझ आएगा कि स्मॉल डायमीटर वाले रोप्स को कॉइल करने में हमें आसानी होती है। फिर स्पिनिंग और रोटेटिंग क्वालिटी, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही समझाई गई है कि स्मॉल डायमीटर वाले रोप को कॉइल करने में आसानी होती है। साथ ही इसमें यह भी समझाया गया है कि रोप्स विथ ऑर्डिनरी ले, जो ऑर्डिनरी ले कंस्ट्रक्शन से बने हुए रोप्स हैं, हमें स्पिनिंग या रोटेटिंग के समय उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। समझते हैं क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी ले है इसमें स्ट्रिंग के डायरेक्शन, स्ट्रैंड्स के डायरेक्शन और वायर्स के डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इसके वजह से हमें रोप्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इसका अपोजिट क्या है? लेंथ ले। लेंथ ले में क्या होता है कि जो स्ट्रैंड्स हैं और वायर्स हैं दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, दैट्स इट। अब शॉक लोड्स देखते हैं। तो व्हेन अ रोप हैज टू विथस्टैंड शॉक लोड्स द कोर शुड बी ऑफ स्टील। तो जब हमें शॉक लोड्स विथस्टैंड करने हैं तो कोर हमें स्टील का चाहिए। शॉक लोड्स मतलब जो सडन लोड्स आते हैं वायर पे, वो है शॉक लोड्स। रेजिस्टेंस टू वियर, rope for haulages and winders have to be flexible and resistant to wear. Such ropes should be of Langsley construction as they offer more bearing surface. Tensile strength and factor of safety, तो जो भी रोप हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए या उनके पर्पस के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि rope used for winding men should have high tensile strength and factor of safety than those used for winding material only। तो इंसान की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए जो रोप जिस रोप से हम इंसानों को वाइंड कर रहे हैं उनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? तो यह है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन स्टैटिक स्ट्रेस या अल्टीमेट लोड अपॉन स्टैटिक अप्लाइड लोड। इसका मतलब क्या है? तो समझते हैं। लेट्स से कि एक चेयर है। अब चेयर का अल्टीमेट स्ट्रेस वो स्ट्रेस होगा जिसको डालने पर चेयर टूट सकती है, या उससे थोड़ा भी एक्स्ट्रा फोर्स या लोड डालने पर चेयर टूट सकती है। लेट्स से कि 200 न्यूटन इसका अल्टीमेट स्ट्रेस है, और मैं अगर बोलूं कि नॉर्मली इस पे 40 न्यूटन का ही वेट रखा जाए, तो जो 40 न्यूटन होगा वो स्टैटिक लोड अप्लाइड होगा। तो इन दोनों का रेशियो मतलब 200/40,
विच इज इक्वल टू 5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा इस चेयर का। तो इस तरह से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। देन बेंडिंग फटीग, तो हमें रोप्स ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो बेंड होने पर वियर एंड टियर ना शो करें। तो रिपीटेड बेंडिंग ऑफ वायर रोप ओवर द शीव्स और ड्रम causes fatigue failure of rope. The rope should be flexible, which is possible in rope having large number of small wires. तो जिन रोप में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वायर्स हैं उनमें बेंडिंग के दौरान फटीग नहीं होती, तो हमें वैसे रोप्स इस्तेमाल करने हैं। ग्रूव साइज, ग्रुप साइज मतलब, तो ग्रुप क्या है, तो लेट्स से कि एक पुली है और इसके ऊपर हमें रोप को मूव करना है। तो अगर, तो जो गड्ढा होगा जिस पर हम रोप को मूव करेंगे वो ग्रूव कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो ग्रूव है वो वायर के थिकनेस से ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जो वायर का थिकनेस है और ग्रूव का थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम हो, जिससे कि वायर इस पर अच्छे से लैंड करे और अच्छे से मूव हो सके, ना तो ज़्यादा ढीला ना तो ज़्यादा टाइट हो। यही लिखा गया है, द रोप शुड नॉट बी लूज और टाइट इन द ग्रूव ऑफ पुली और ड्रम। अब है क्रशिंग एंड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आप करेक्ट कर लेंगे। और तो चलिए, डिस्टॉर्शन, a flattened strand rope and a locked coil rope is better able to withstand crushing than round strand rope. So ये इंफॉर्मेशन मैंने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी बाय डीजे देशमुख से लिया, तो आप वहाँ से भी एक बार रेफर कर सकते हैं।